लाइब्रेरी साइंस के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। सभी भी कोई भी लाइब्रेरी के एग्जाम में यह काम आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, यह बुक लाइब्रेरी साइंस की यह बुक है, बाइलिंगुअल है और यूथ कंपटीशन टाइम्स की यह बुक है। आप लोग देख सकते हैं बाइलिंगुअल बुक है। तो इस बुक का मैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूँ, एक से लेकर जितने भी इसमें प्रश्न हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग इसमें 4323 प्लस प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। तो आइए समय नहीं गंवाते हैं और सीधे हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहला टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं पहले टॉपिक का नाम क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आइए अब हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न जो है सो, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन जो है में किसका योगदान रहा है। तो इसमें होगा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का। आइए अब हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, पूरा डिस्क्राइब जो किया हुआ है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? तो सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पूछेगा तो सर सयाजीराव तृतीय, जो 11 मार्च 1963 से 6 फरवरी 1939 को इनको माना जाता है। और भारत में पुस्तकालय आंदोलन जो था वो बड़ौदा में हुआ था 1910 से 11 में, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने शुरू किया था। ठीक है, आइए अब प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व को भार दिया गया है, तो यह हो जाएगा MSD 5। अब आइए डिस्क्राइब पूरा देख लीजिए आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से बुक को डिस्क्राइब किया गया है। समिति जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है, वो क्या है? MSD 5 में क्या किया गया? भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। और Z39 एक कोड है, यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है जो TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनर्प्राप्ति के लिए एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये क्या है? Z39 एक अंतरराष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है। ठीक है, और भी है, देख लेते हैं। एक है TC46, यह ISO TC46 जो है सो ISO तकनीकी समिति 46 की 9वीं उप समिति है और सूचना संसाधनों की पहचान और विवरण के लिए जिम्मेदार है। अप्रैल 2008 तक TC46 और SC9 सचिवालय को ANSI में स्थानांतरित कर दिया गया था। और BISLIB भी है, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय के तत्वाधीन में काम कर रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित है, जो 23 दिसंबर 1946 को लागू हुआ था। भारतीय मानक ब्यूरो 23 दिसंबर 1946 को लागू हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 3 पर। तो सभी छात्रों से एक निवेदन है कि अगर यह MCQ की क्लास अच्छी लग रही हो, रिवीजन के पर्पज से है, उद्देश्य से है, तो आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और मैं बता दूं कि कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, कोई भी लाइब्रेरी का दुनिया का कोई प्रश्न पूछ दे, मैं 0 से लेके लास्ट तक सारे प्रश्न करवाऊंगा, नीट के एग्जाम तक के भी प्रश्न करवाऊंगा मैं। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम बताइए। मतलब पूछ रहा है प्रश्न में कि सबसे पहले ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिन्होंने MPhil और PhD की डिग्री प्रारंभ की थी लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। तो यह था, उत्तर B हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब ये व्याख्या देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के क्षेत्र में की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के क्षेत्र में की गई थी। अब आइए, सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में MLIS दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। MLIS की डिग्री के बारे में अगर पूछ दे तो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया था। कब किया था? तो 1949 में। और PhD डिग्री की शुरुआत भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही की थी। कब की थी? तो 1951 में सबसे पहले की थी। अब पूछ देगा कि प्रथम PhD की उपाधि किसको दी गई थी? तो श्री DB कृष्ण राव को दी गई थी। 1957 में श्री DB कृष्ण राव को प्रथम PhD की उपाधि दी गई थी। और पूछ देगा कि उनका शोध कार्य का शीर्षक क्या था? तो फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था।
इन्होंने पीएचडी की डिग्री डॉक्टर एस रंगनाथन और डॉक्टर एस दास गुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की थी। किन्होंने प्राप्त की थी? डीवी कृष्ण राव ने। डीवी कृष्ण राव ने डॉक्टर एस रंगनाथन और डॉक्टर एस दास गुप्ता के मार्गदर्शन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 में, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई थी। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 भी पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया है ट्रिपल एसएससी में। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद करा दूं कि अगर वीडियो का ये जो एमसीक्यू बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, मैं रात में बना रहा हूँ, इस समय 11 साढ़े 11 बज रहा है, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर जरूर करें। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है। कहाँ से निकला है? लाइब्रेरी शब्द जो है लैटिन भाषा के लाइबर से निकला है। ठीक है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह जो है सो रहता है। ठीक है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। शब्द पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पाठन सामग्रियां संग्रहित रहती हैं और इन सामग्रियों की सुरक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 5 पर आइए। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी का प्रोग्राम प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम काफी लग रहा है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसमें से जो जरूरी होगा उसी को मैं पढ़ूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत की गई थी। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में MLIS दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1949 में। सबसे पहले MLIS की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1949 में, और पीएचडी डिग्री की शुरुआत भी सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1951 में सबसे पहले की गई थी। और 1957 में श्री DB कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1957 में। प्रश्न 2 है, किसको दिया गया था? तो श्री DB कृष्ण राव को दिया गया था पीएचडी। कब दिया गया था? तो 1957 में। और पूछ देगा कि पीएचडी की डिग्री के लिए उनका शोध का कार्य क्या शीर्षक क्या था? तो फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। इन्होंने पीएचडी की डिग्री किसके मार्गदर्शन में प्राप्त किया था? पूछ देगा कि डॉक्टर श्री DB कृष्ण राव को जो पीएचडी की डिग्री मिली थी, पीएचडी की जो डिग्री प्राप्त की थी, किसके मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था डिग्री डॉक्टर S रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में। फिर एक और प्रश्न इसी में बन रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1958 में। एमफिल की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कब? तो 1998 में। एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सेम प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम, ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम, देखिए सब कुछ प्रश्न मिलता जुलता है, बार बार पढ़ने से यही होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, स्वयं मेहनत कम करना पड़ेगा और आपको क्लास में ही लगभग से लगभग याद हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत की गई तथा सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में MLIS दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में और पीएचडी की डिग्री की शुरुआत भी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1951 में सबसे पहले की गई थी। 1957 में श्री DB कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। 1957 में श्री DB कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। उनका शोध कार्य का शीर्षक था फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने पीएचडी की डिग्री डॉक्टर SR रंगनाथन और डॉक्टर S दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की थी। अब है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई थी। आइए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो DRTC का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, परीक्षा में पूछ सकता है। द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC का फुल फॉर्म होता है।
जो 1962 में प्रोफेसर S.R. रंगनाथन द्वारा स्थापित लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। DRTC भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलोर केंद्र के अंतर्गत एक इकाई है। DRTC अगली पीढ़ी के सूचना प्रबंधकों को तैयार करने प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस प्रदान करता है। DRTC जो है मास्टर ऑफ साइंस प्रदान करता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। भारत में कह रहा है कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई थी। भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई थी? तो होगा बड़ौदा में 1911 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई थी। बड़ौदा में 1911 में। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा ने विलियम एल्सन बोर्डन 1853 से 1931 को भारत में बुलाया और 1911 में बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को अमेरिकी नागरिक विलियम एल्सन बोर्डन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ का श्रेय सर सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को जाता है और W.A. बोर्डन मेलविल डेवी के शिष्य थे। आप सभी ने W.A. बोर्डन का नाम सुना था, पूछ देगा किसके शिष्य थे, तो मेलविल डेवी के शिष्य थे। W.A. बोर्डन मेलविल डेवी के शिष्य थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पे आइए। और हाँ, सभी से एक और रिक्वेस्ट है, ये तो बुक है, कहीं अगर इसमें कोई मिस प्रिंट है, कोई उत्तर में त्रुटि है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। किताब को कमेंट किया जाएगा, यहाँ से जो पब्लिश है उसको कमेंट किया जाएगा जिन्होंने पब्लिश किया है। ग्रंथालय और सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1946 के चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन जो थे DP चट्टोपाध्याय थे। NAPLIS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए 1985 में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया। NAPLIS जो एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए 1985 में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया। समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, और क्या हुआ था, इसमें 60 सिफारिशों में से केवल 29 को लागू करने का सुझाव दिया गया था। आइए प्रश्न नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। यह प्रश्न 10 में हम लोगों को मिलान करना है। प्रश्न 10 में हम लोगों को मिलान करना है। तो हम लोग उतना सारा ऊपर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। सभी लोग इसी को पढ़े हम लोग। उत्तर सी जो है, सिन्हा कमेटी ने काम किया था पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय में। डॉक्टर S.R. रंगनाथन समिति जो थी पुस्तकालय स्टाफ संख्या पर काम करती है। रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शॉ एंड डॉक्टर D.B. कृष्ण राव कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम है। और डॉक्टर J. भोरे कमेटी जो है केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय पे काम करती है। ठीक है, आप लोग सभी लोग देख लिए होंगे, इसको आप लोग रिवीजन करें बार बार। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, लंबा प्रश्न है थोड़ा। किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है? विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। ठीक है, आइए उत्तर पे आइए। ठीक है, कह रहा है UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना राधा कृष्ण आयोग 1948 की संस्कृति के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में किया। ठीक है, UGC की स्थापना। तत्पश्चात 1956 में एक विधेयक पारित कर संसद ने इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त की थी। 1930 में इसे माना और 1956 में एक विधेयक पारित करके इसे मान्यता ही प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं अन्य शोध संस्थानों के पुस्तकालयों को नियमित और विशेष अनुदान भी प्रदान किया था। मतलब एक सभी चीजों का एक हेड हो गया यह UGC। आइए प्रश्न नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न 12 क्या कहता है? निम्नलिखित समितियां आयोग को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। कह रहा है राधा कृष्ण आयोग, मतलब बढ़ते क्रम में, क्या बोला है? प्रश्न को बढ़ते क्रम में समितियों को लिखना है। सबसे पहले होगा राधा कृष्ण आयोग 1948 में, रंगनाथन समिति हो जाएगा 1957 में,
केपी सिन्हा समिति 1957 में। यह 2 नंबर और 3 नंबर में सस्पिशन है कि इन लोगों का मंथ कुछ आगे पीछे है, लेकिन ईयर सेम है। और 4 नंबर हो जाएगा कोठारी आयोग 1964 से 1966। ठीक है, यह बढ़ते क्रम है। आइए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग को मिलान ही करना है, तो हम लोग इसके सीधे उत्तर पे चलते हैं। आइए, कह रहा है कि डी.एस. कोठारी जो समिति है, इसका क्या काम है। डी.एस. कोठारी समिति जो है किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता है। डी.एस. कोठारी आयोग क्या कहते हैं। दौलत सिंह कोठारी फुल फॉर्म नाम है। डी.एस. कोठारी का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 14 जुलाई 1964 में। थोड़ा सा मैं पढ़ा हूँ पहले, तो कहीं कहीं से खोज के लिखा हूँ। तो दौलत सिंह कोठारी जो समिति है, उसमें क्या कह रहा है, किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता है। आइए, राधा कृष्ण आयोग क्या कहते हैं। पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र है। ठीक है। और कलकत्ता आयोग में क्या है, यह न्याय संगत और समुचित है कि विशाल विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध कराना चाहिए। और है एक ट्रूमेंस आयोग, पुस्तकालयों का शैक्षणिक स्टाफ के बाद दूसरा स्थान है। पुस्तकालय का जो शैक्षणिक स्टाफ है, मतलब जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उसके बाद दूसरा स्थान है। यह किसने, कौन से आयोग के द्वारा है, ट्रूमेंस आयोग के द्वारा है। आइए प्रश्न नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। आइए इसका डिस्क्राइब पे हम लोग आते हैं। इसमें यह जो है सो कोठारी शिक्षा आयोग के तहत हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहिए, डी.एस. कोठारी आयोग कहिए, सबको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को पूछ देगा कि किस आयोग के नाम से जाना जाता है, कोठारी आयोग को। चाहे पूछ देगा कोठारी आयोग को एक और कौन नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करने और दिशा निर्देश की सलाह देने के लिए गठित एक तदर्भ आयोग था। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, की अध्यक्षता में किया गया। किस चीज का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। कह रहा है कि शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करने और दिशा निर्देश की सलाह देने के लिए गठित एक तदर्भ आयोग था। इसका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहिए चाहे कोठारी आयोग कहिए, इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे उस समय, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने 29 जून 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब आइए 15 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न हम लोग कराएंगे। इसके पहले आप लोगों को अगर थोड़ा भी अच्छा लगे एमसीक्यू के प्रश्न, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कह रहा है भारत सरकार के द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सिन्हा कमेटी। भारत सरकार के द्वारा पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति जो है सो सिन्हा कमेटी है। अब आइए, भारत सरकार के द्वारा 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी। भारत सरकार के द्वारा 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा कि सिन्हा कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग है, कोठारी आयोग है। ठीक है। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी ने की थी। कोठारी आयोग की अध्यक्षता पूछ देगा कौन किया था, तो दौलत सिंह अध्यक्षता ने किया था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है। अब आगे पढ़िए। कुल इसमें 6 जुलाई 1906 से 4 फरवरी 1993 इस आयोग में सदस्य सचिव, एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्य, मतलब कुल 17 से आयोग बनाया गया था। कुल 17 में से एक सदस्य सचिव थे, एक
एक सहयोगी सचिव थे और 15 सदस्यों को मिलाकर कुल 17 थे। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5 से 10% पुस्तकालयों के खर्च के लिए सुझाव दिया। 25 रुपये प्रति छात्र से 300 रुपये प्रति शिक्षक के सूत्र की अनुशंसा की। आयोग ने 29 जून 1966 को 287 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चगल को प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं 17 पर। कह रहा भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो यह हुई थी विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु। राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया था और यह शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। इसमें यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालय के लिए खर्च करने को दिया गया था और कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कॉलेज बजट का 6% बजट पेश की है। महाविद्यालय के 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की। समझ गए आप लोग? आइए प्रश्न नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं। आप लोगों को फिर से देखना होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं अगर बार बार पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आइए प्रश्न 18 पर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2005 में। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 23 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया। सैम पित्रोदा का जन्म 4 मई 1942 को टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो ये सब पढ़ने वाला नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जुलाई 2014 में विघटित किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को कब विघटित किया गया था? तो जुलाई 2014 में। प्रश्न संख्या 19 पर आइए। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? भारत सरकार के द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी का चेयरमैन कौन था? भारत सरकार के द्वारा 1957 में KP सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई। भारत सरकार के द्वारा 1957 में KP सिन्हा की अध्यक्षता बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसके सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटीज फॉर लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न। नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? इसके बारे में पूछ रहा है। तो अनुशंसा जो नहीं है वो सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना। आइए पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए, इसका डिस्क्राइब जो किया हुआ है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को। प्रश्न पूछ देगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था? तो 13 जून 2005 को किया गया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। सैम पित्रोदा का जन्म पूछ देगा 4 मई 1942 को टिटलागढ़ में हुआ था। पूछ देगा सैम पित्रोदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 मई 1942 को टिटलागढ़ में हुआ था। इसका काम होता है प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कार्य करने वाले संगठनों का गठन करना, विचार विमर्श करना, सर्वेक्षण करना, विचार विमर्श से सिफारिशें तैयार करना तथा सिफारिशों पर अमल करना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जुलाई 2014 में विघटित किया गया था। तो प्रश्न 20 ही आज हम कराएंगे और सभी का अगर अच्छा रिव्यू रहा, मतलब सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो यह क्लास कंटिन्यू चलेगी और 20-20 का सेट नहीं, अगर जैसे आप लोग कमेंट करेंगे उस तरह से चलेगी। 50 भी कराएंगे एक क्लास में, 100 भी कराएंगे, जितना कहिएगा उतना कराएंगे। और ऐसी लाइब्रेरी साइंस की मेरे पास कम से कम 10 से ज़्यादा किताबें हैं। कुछ बेस्ट टीचर के मैंने कोर्स परचेज कर रखे हैं। सारी क्लासों का मैं नोट्स बनाऊंगा और सारा आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।